प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा के एक मॉडल प्रश्न पत्र के साथ हम उपस्थित हैं। इसमें हम हल सहित सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की अपनी वेबसाइट upmsp.edu.in पर अभी तक नए सत्र का मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड नहीं किया गया है। यद्यपि पूर्व में सूचना दी गई थी कि 30% बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, किंतु संबंधित जीओ अपलोड न होने के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा पुराने पैटर्न पे होगी और यदि जीओ आ जाता है तो वार्षिक परीक्षा में 30% बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इस समय जो प्रश्न पत्र आपको हल करना है वह गृह परीक्षा में प्रायः 2.5 घंटे का होगा। यद्यपि बोर्ड द्वारा 3 घंटे निर्धारित है, लेकिन गृह परीक्षा में 2.5 घंटे ही आपको मिलते हैं। 100 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। ये 2 भागों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क 50 अंकों का और खंड ख भी 50 अंकों का है और सभी के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित रहेंगे। तो आइए खंड क शुरू करें। पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सही विकल्प को चुनकर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इनके लिए एक अंक निर्धारित हैं। इस तरह से पहला प्रश्न 5 अंक का है। इसका खंड का देखें। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी मानी जाती है। यहाँ हम केवल सही उत्तर की चर्चा करेंगे, जिससे कम समय में बात की जा सके। तो यहाँ सही उत्तर है ब, इंदुमती। भारतेंदु के लेखक हैं, तो दिए गए लेखकों में से आपको देखना है कि इसमें से कौन भारतेंदु का है। सही उत्तर है स, प्रताप नारायण मिश्र। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ये निबंध आपके पाठ्यक्रम में है और आपने इसे देख लिया होगा। सही उत्तर है अ, सरदार पूर्ण सिंह। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, निर्विवाद रूप से। इसका आप सही उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है द, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंधेर नगरी की रचना विधा है। यह किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है स, नाटक, और इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। लिखेंगे कैसे? तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह से आप डाल देंगे। फिर आप क ख ग घ अंगा जो पेपर में दिया है उसे पहले लिख देंगे। फिर थोड़ा सा दूरी छोड़ करके, देख रहे हैं आप, ये दूरी छोड़ करके फिर जो सही विकल्प है, जैसे पहले का उत्तर ब सही था, इंदुमती, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। तो इस तरह से ब, स, अ ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। यानी ऊपर जो आपने अभी विकल्प देखे हैं कि कौन से सही हैं, उनको इसी तरह से आपको कॉपी में लिखना है, प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न संख्या 2 में आइए। प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और पांचों एक अंक के होंगे। सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आइए शुरुआत करें। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी में पहला कवि किसे माना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दृष्टिकोण हिंदी का है, आदि कवि नहीं पूछा गया, इसलिए आप वाल्मीकि जैसा विकल्प नहीं पाएंगे। यहाँ सही उत्तर है अ, सरहपाद, जिसे संक्षेप में सरहपा कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। सही उत्तर है भक्तिकाल, ब। रीतकाल के काव्य धाराएं हैं, तो रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये तीनों हैं, इसलिए सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। घ, युद्धों का सजीव चित्रण विशेषता है। ये किस काल की विशेषता है? तो सही उत्तर है अ, आदिकाल की विशेषता है। और 5वां, रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो सही उत्तर है द, गोस्वामी तुलसीदास। ये उनका अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। अब लिखेंगे कैसे? तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप डाल देंगे। फिर आपने क ख ग घ अंगा पूरा लिख दिया, थोड़ी सी दूरी छोड़ करके सही विकल्प, जैसे पहले का अ सही है तो अ सरहपाद, फिर ब भक्तिकाल, द उपर्युक्त सभी, अ आदिकाल की और द गोस्वामी तुलसीदास। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 पर आइए। प्रश्न संख्या 3 में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना है। उनके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है।
सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। इस तरह से यह प्रश्न कुल 10 अंक का है। हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती। आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही समझ जाएंगे कि भारतोन्नत कैसे हो सकती है, पाठ से लिया गया है। और इस पर आधारित प्रश्न देख लें। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, रेखांकित अंश है। तीसरा, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतीयों की असफलता का क्या कारण है। और चौथा, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। पांचवा, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। ये सभी प्रश्न आप पहले पढ़ लेंगे और इनका उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में ही मिलेगा, वहीं से आप इसको लिखेंगे। अगर अथवा की बात करें तो अंधकार के बिकट बैरी महाराज अंशुमाली, यहीं से आप जान गए होंगे कि महाकवि माँ का प्रभात वर्ण से लिया गया है। इस पर इस तरह से प्रश्न बनेगा, लेकिन हमें केवल एक ही हल करना है जिससे कम समय में बात की जाए। तो आइए पहले का उत्तर देख लें। ऐसे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर संकेत डाल देंगे, हम नहीं समझते से लेकर खोदते हैं तक। ऐसा इसलिए करना है जिससे पता चले कि अथवा के आप ऊपर कर रहे हैं या अथवा के नीचे। तो पहले प्रश्न का उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आप रेखांकित अंश देख आए हैं उसको इस तरह से लिखेंगे। लेखक भारतेंदु जी भारतीयों के आलस्य की प्रवृत्ति से अत्यंत दुखी थे। अपना दुख प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि जहां अन्य राष्ट्र उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भारतीय आलस्य में पड़कर काठियावाड़ी घोड़े की तरह आगे बढ़ने के बजाय अपने ही स्थान पर खड़े खड़े व्यर्थ में पैर पटक रहे हैं। तीसरा, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का कारण उनका आलस्य एवं अकर्मण्यता है। चौथा, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने ताराग्रहों की खोज की, जो आज दूरबीन से देखने पर भी पूर्णतः सही सिद्ध हुई है। और पांचवा, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की आदि देश के निवासी प्रयासरत हैं। तो ये आपके 5 जो प्रश्न रहे उनका ये उत्तर है, और इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना है। आइए चौथे प्रश्न पर चलें। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी चौथे प्रश्न में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना रहेगा और उनके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक 2 अंक का है। इसके लिए भी कुल 10 अंक निर्धारित हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये देखते ही आप जान गए कि कबीर की साखी से है। पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। पहला, पाठ का नाम या शीर्षक जैसा भी लिखा रहेगा वैसा लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न। और यहाँ रेखांकित है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तीसरा, परमात्मा का दर्शन कब होता है। चौथा, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ। और पांचवा, प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। इसके अगर अथवा की बात करें तो मेरे मन अनंत कहाँ सुख पाऊं देखेंगे तो नीचे सूरदास लिखा हुआ है। इससे आप जान जाएंगे कि सूरदास जी का है। और आप अगर ये करना चाहें तो आप इसका संकेत करेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम पहला करेंगे क्योंकि एक ही में करके दिखाना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर संकेत डाल दीजिए, जब पहला शब्द लिखिए और आखिरी लीजिए माही। फिर पहले का उत्तर है कि पद्यांश के कवि संत कबीरदास एवं पाठ का नाम साखी है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा तो मेरा अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। तात्पर्य है कि ज्ञान के प्राप्त होते ही मेरा अहंकार दूर हो गया और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए। तीसरे प्रश्न का उत्तर, अहम भाव अर्थात अहंकार के दूर होने पर परमात्मा का दर्शन होता है। चौथा, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। और पांचवा, प्रस्तुत दोहे में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। इस तरह से आप
चौथे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब आइए 5वें प्रश्न पर चलें। 5वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना लिखना है। कम से कम 3 आपके पास विकल्प होंगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। 5 अंक का यह प्रश्न है। 80 शब्द की सीमा निर्धारित है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। लिखने का तरीका क्या है? हमने पहला लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिखिए। या तो आप पुराने नियम से कि शुरू में 2-3 लाइन में जीवन परिचय, उसके बाद उसी हेडिंग में साहित्यिक परिचय के हेडिंग में साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं लिख दीजिए। या आप जन्म मृत्यु को बाहर ले आ दीजिए। ये जो जन्म मृत्यु है इसको बाहर लिख दीजिए, माता पिता का नाम इसको बाहर कर दीजिए। और फिर साहित्यिक परिचय में केवल उनकी साहित्यिक उपलब्धियां लिखिए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। इस तरह से लिखते चले जाइए। फिर अंत में रचनाएं लिख दीजिए। रचनाओं में भी संक्षेप में 1-2 लिख करके आदि याद कर देना है, जिससे आप कम में अपनी पूरी बात, जैसे हमने 2-3 लिख दिया है, आप 1-2 लिख करके आदि कर दें। यहाँ हिंदी साहित्य में स्थान आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है। जब वार्षिक में 3 घंटे का आएगा तब आप पूरा चीज लिखेंगे। इसी का खंड ख जो है वो किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनका रचना लिखना है। यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन होंगे, जैसे कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास। ये भी 5 अंक का है। यहाँ भी तरीका वही है कि या तो आप शुरू के साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के शुरू में 2-3 लाइन में साहित्यिक परिचय फिर रचना लिखें, या ये चीजें अलग कर दें, जैसे जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्र, पुत्री इत्यादि। इनमें से कम 2-3 जरूर लिखे, जैसे जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम। अगर ये 3-4 भी लिख देते हैं तो आपका देखने में सुंदर लगेगा। इसके बाद केवल तब साहित्यिक परिचय लिखेंगे। यहाँ जीवन परिचय आपको नहीं लिखना है, आप सामने देख रहे हैं। इतनी ही बात आपको लिखनी है, चूंकि 2.5 घंटे का पेपर कर रहे हैं। फिर नीचे रचना लिखनी है, और रचना को भी संक्षेप में विजय किन की रचना है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सुभद्रा, मैनी। केवल इतना ही आपको उल्लेख करना है, साहित्यिक परिचय छोड़ देना है, जिससे आप समय बचा सकें। 7वां प्रश्न कहानी से संबंधित है। किसी एक कहानी का सारांश और किसी एक का उद्देश्य पूछा जाएगा, जैसे बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर का भी प्रश्न है। तो लिखने का तरीका यही है कि पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए, फिर उस कहानी का नाम डाल करके लिख दीजिए क्या लिखेंगे आप। जैसे यहाँ बलिदान कहानी का उद्देश्य हमने डाल दिया। अब आप बलिदान कहानी का उद्देश्य शुरू करिए और धीरे धीरे पैराग्राफ बना करके लिख दीजिए। जो बात आपको ज़्यादा अच्छी लगे उसे हाईलाइट कर दीजिए या बोल्ड में लिख दीजिए, तो देखने में सुंदर लगता है। इस तरह से उद्देश्य आपका पूरा हुआ। फिर 7वें पर आइए। सूतपुत नाटक से प्रश्न आएगा। अलग अलग मंडलों में अलग अलग नाटक हैं, तो जिस मंडल में जो है आपको उसी का उत्तर लिखना है। प्रयागराज मंडल में सूतपुत नाटक है। तो ये प्रश्न आता है कि जो नाटक है उसके किसी एक अंक का सारांश अर्धवार्षिक पूछा जाता है। कभी कभी नाम भी दे दिया जाता है कि प्रथम अंक या द्वितीय अंक का सारांश लिखिए। और अथवा में हमेशा नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, जैसे यहाँ सूतपुत नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नायक कर्ण है तो कर्ण का लिखना होगा। ये भी 5 अंक का है। तो हमने सारांश आपको दिखाया है, तो ऐसे डाल दें प्रश्नोत्तर संख्या 7, फिर हेडिंग डाल दें सूतपुत नाटक के प्रथम अंक का सारांश, और फिर आप सारांश लिखते चले जाइए। अपनी बात पूरी कह दीजिए। शुरू में आप भूमिका लिखिए, किस नाटक को किसने लिखा, किसके बारे में है। इसमें 4 अंक हैं। प्रथम अंक का सारांश निम्नवत है। अगर आप दूसरा लिख रहे हैं तो यही लिख देंगे द्वितीय अंक का सारांश निम्नवत है। तीसरा लिख रहे हैं तो तृतीय अंक का, और चौथा लिख रहे हैं तो चतुर्थ अंक का सारांश निम्नवत है करके फिर पैरा चेंज करके आप वो सारांश लिख देंगे इस तरह से। तो आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा, अंक पूरे मिलेंगे, कटेंगे नहीं। ये तो रहा खंड क। अब खंड ख में आइए। खंड ख का पहला और पूरे प्रश्न पत्र का जो 8वां प्रश्न है, उस प्रश्न में 2 खंड है, क और ख। क में संस्कृत से 2 गद्यांश रहेंगे, किसी एक को आपको चुनना है, उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। जैसे इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि प्रयाग से लिया गया है। तो जब प्रयाग से लिया गया है तो उसी के अनुसार आपको लिखना है। इसके अथवा हम देखें तो अयम पर्वत राजा देखकर ही आप समझ गए कि ये हिमालय से लिया गया है, तो यहाँ हिमालय की बात होगी। तो हम पहला उत्तर आपको दे रहे हैं, तो ऐसे लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क संकेत डाल दीजिए, इतिहास प्रसिद्ध, फिर डॉट डॉट हुआ, स्थितोस्त जो अंतिम है,
फिर संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयाग पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद जब आप करेंगे तो वहाँ ध्यान दीजिएगा कि हिंदी अनुवाद करते समय जितना आया है उसी का आपको लिखना है। जैसे इतिहास में प्रसिद्ध, नीतियों में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। बस इस तरह से आपको लिखना है, इसमें कोई अलग कुछ विशेष नहीं करना है, साधारण जैसे उसका भाव होता है वैसे अर्थ लिखते चले जाइए। इसका जो खंड ख है वो श्लोक से संबंधित है। विश्वानि देव, ये वंदना से है। अभिवादनशील से, सदाचारोपदेश से है, ये भी 7 अंक का है। यह भी संदर्भ सहित आपको लिखना है, इसका भी लिखने का तरीका वही है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 ख, संकेत विश्वान से लेकर आंसू तक डॉट डॉट बीच में लगा देंगे। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में हमेशा अवतरित या उद्धृत लिखेंगे, लिया गया है नहीं लिखेंगे। फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे। हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए या हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। बस इतने आपको लिखना है। 9वें प्रश्न में मुहावरा और लोकोक्ति, ये 2 चीजें दी जाएंगी, उनमें से किसी एक को आपको चुनना है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। 2 अंक का है। जैसे अंधे की लाठी होना, छाती पर मूंग दलना, आस्तीन का सांप होना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया आदि। तो हम पहला यहाँ उत्तर आपको दे रहे हैं, ऐसे आप डालें। प्रश्नोत्तर संख्या 9 क, मुहावरा अंधे की लाठी होना, अर्थ हुआ एकमात्र सहारा होना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल दीजिए। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी थे। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। 10वें प्रश्न पर आइए। जो आपका 10वां प्रश्न है इस संधि विच्छेद से संबंधित है। यदि 12 में हट गया है और वहां अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा, लेकिन 11 में भी ये पाठ्यक्रम में है, तो आपको इस साल इसे करना है। यहाँ 3 पूछे जाएंगे, हमने 3 दिए हैं, लेकिन प्रश्न पत्र बनाते समय को देखते ही आपसे 1 या 2 भी पूछा जा सकता है, कम किया जा सकता है। यहाँ देख लें 3 नंबर का है। विद्यालय का संधि विच्छेद आपको चुनना है, तो इसका होगा विद्याधन आलय, यानी ब सही है। यद्यप का संधि विच्छेद यदिधन अप, स सही है। और सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय, स सही है। अब इसका लिखने का तरीका क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 10 का आपने कर दिया। पहले का ब सही है, दूसरे का स सही है, तीसरे का स सही है, विकल्प सहित आप यहाँ सामने लिख देंगे। ये लिखने का आपका तरीका है। इसका जो ख है उसमें शब्द रूप आएंगे। शब्द रूप में 1-1 अंक के 2 पूछे जाने का चलन है, लेकिन छमाही परीक्षा में समय को देखते हुए यहाँ 1 ही पूछा जाएगा 2 अंक का। यहाँ आप दोनों देख लें, अगर 3 घंटे का समय मिलेगा तो आपको 2 भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, तो यहाँ सही है ब। तृतीया विभक्ति 1 वचन। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो सही है अ। चतुर्थी विभक्ति 1 वचन। लिखने का तरीका है कि आप डाल दें प्रश्नोत्तर संख्या 10 ख, फिर पहले में ब सही, दूसरे में अ सही और विकल्प सहित पूरा ये लिख दीजिए। ये लिखने का सही तरीका है। अब आइए प्रश्न संख्या 11 पर चलें। प्रश्न संख्या 11 भी खंडों में विभाजित है। क है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1-1 अंक के 2 पूछे जाएंगे। अनल और अनिल, तो अनल माने आग होता है, अनिल माने हवा होता है, तो यहाँ विकल्प सही होगा स। अग्नि और वायु। अम्ब अम्बु, अम्ब माने माता, अम्बु माने जल, तो माता और जल चुनेगी, यानी यहाँ ब सही होगा। तो उत्तर लिखने का तरीका ये रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 क, पहले का सही है स अग्नि और वायु और दूसरे का सही है ब माता और जल। ये लिखने का आपका तरीका है, प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं। इसी का ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये अनेकार्थी पूछा है,
ऐसे अर्थ लिखने हैं जो आपस में पर्यायवाची न हो। कम से कम 3 आपके पास ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे, जैसे कनक, हार, द्विज। तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख डाला। एक तरफ अनेकार्थी शब्द, एक तरफ उसके अर्थ, और शब्द हमने लिया है पहला कनक, और कनक के 2 अर्थ होते हैं स्वर्ण और धतूरा। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इसकी कि ग में आइए। ग में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाता है और 2 पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में समय बचाने के लिए 2.5 घंटे में एक भी पूछा जा सकता है। जैसे जो ईश्वर में आस्था रखता हो, तो जिस ईश्वर में आस्था रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला, तो जो उपकार नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, और जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो लिखने का तरीका आपका ही होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग, पहले में सही है अ आस्तिक और दूसरे में सही है ब कृतघ्न। 11 में ही घ पर चलिए। यहाँ अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 2 को चुनकर आपको उसे शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे एक फूल की माला लाना, नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, संतोष का फल मीठा होता है। तो लिखने का तरीका यही रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ, वाक्य का शुद्ध रूप अ फूल की एक माला लाना या फूलों की एक माला लाना, दोनों सही हैं। यहाँ क्रम गड़बड़ है, आप देख रहे हैं कि एक फूल की माला होती नहीं, तो फूल की एक माला लाना होगा। नगर में अनेकों, एक का बहुवचन अनेक होता है, तो अनेकों गलत है, इसीलिए फूल की एक माला लाना। नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं, सही है। इसके अलावा जो अन्य हैं, तो कई रेलवे के कर्मचारी नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। यहाँ संतोष में स आपको बदल देना है। यहाँ जो दंत स है इसको मूर्धन्य स में बदल देना है, बस। इसके बाद अपने आप सही होगा कि संतोष का फल मूर्धन्य से, यानी इस तरह से संतोष का फल मीठा होता है। प्रश्न संख्या 12 ये 3 खंडों में विभाजित है। रस छंद अलंकार पूछे जाते हैं और इसी तरह से पूछा जाता है कि वीर अथवा श्रृंगारस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा या उदाहरण लिखिए। 2 अंक, 2.5 घंटे का पेपर है, तो एक चीज लिखना है, या परिभाषा या उदाहरण। तरीका ही रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का आपने डाला, वीर रस आपने हेडिंग डाल दी, अस्थायी भाव लिख दिया, उत्साह होता है। अब या तो परिभाषा लिख दीजिए या उदाहरण। या हमने परिभाषा लिख दिया कि युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखकर हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। जब यह उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे वीरस कहते हैं। केवल परिभाषा या उदाहरण 2 में से एक लिखना है। इसी का ख, यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। लक्षण का मतलब परिभाषा ही होता है, ये भी 2 अंक का होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 ख आपने डाला, यमक अलंकार हेडिंग डाल दिया, उदाहरण यहाँ हमने दिखा दिया, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। बस इतना ही लिखना है, स्पष्टीकरण आपको नहीं देना है क्योंकि पेपर का समय यहाँ कम है, वार्षिक परीक्षा में आपको लिखने होंगे। ग में आइए, दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। अगर यहाँ उदाहरण लिखेंगे तो उसमें मात्रा आपको लगाना पड़ेगा, और परिभाषा लिखेंगे तो मात्रा का उल्लेख होगा। ये भी 2 अंक का है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 12 ग हमने लिया दोहा छंद, तो लक्षण या परिभाषा है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। ये इसकी परिभाषा है। तो आप ये लिखें या उदाहरण लिख दें, कोई भी एक दोहा लिखकर उस पर मात्रा लगा दें। प्रश्न संख्या 13 पत्र लेखन से संबंधित है। 3 पत्र आपके पाठ्यक्रम है, 2 परीक्षा में आएंगे, कोई एक लिखना होगा। जैसे यहाँ एक साफ सफाई के लिए पत्र है पहले में, और दूसरे में बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र है। तीसरा होता है नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र। तो यहाँ 2 पूछे गए हैं, इन दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 13। फिर सेवा में हमने पहला लिया सफाई के लिए, संपादक दैनिक जागरण प्रयागराज, फिर विषय डाल दीजिए, फिर महोदय करके आप अपनी बात, चूंकि पत्र पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आपने पहले से देखा होगा, तो अपनी बात को लिखते चले जाइए सीरियल से, और फिर जब समापन करिए तो बाएं तरफ दिनांक डाल दीजिए, दाएं तरफ भौदी करके क ख ग लिखिएगा, वहाँ नाम नहीं लिखना है, नाम छिपाया जाता है। नीचे प्रयागराज है, आप अपने जिले या मंडल का नाम लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न जो 14वां है, ये निबंध लेखन से संबंधित है, 9 नंबर का है। तो आपके पास 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसे विज्ञान वरदान या साहब, प्रिय कवि या साहित्यकार,
जनसंख्या की समस्या, कारण व निदान, पर्यावरण प्रदूषण, कारण व निवारण के उपाय, नारी सशक्तिकरण, कोई भी एक विषय आप चुन लें और संक्षेप में अपनी बात करें तो कि समय कम रहता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14, फिर विषय डाल दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप, फिर रूपरेखा डालिए। रूपरेखा का मतलब भीतर जो आप निबंध में विस्तार करेंगे उन्हीं हेडिंगों को बाहर ले आइए। जैसे प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान वरदान के रूप में, इसमें 2-4 हेडिंग ले लीजिए, इसे हमने 5 लिया है। यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, और फिर उपसंहार। इसी का यहाँ आप देखेंगे विस्तार है, ये प्रस्तावना है, फिर अर्थ हो गया, विज्ञान वरदान के रूप में जो हेडिंग हमने लिए हैं वो 5 हेडिंग आप यहाँ देख रहे हैं, पढ़ गई हैं छोटी छोटी। इसके बाद विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, और फिर उपसंहार आपको लिखना है। उपसंहार में आप अगर कोई कविता डाल दें तो थोड़ा सा सुंदर लगता है इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लिया होगा और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।